My video started now. Let's come to our main topic which is MCQs. तो हमने लास्ट क्लास में OETP के MCQs किए थे और सिर्फ ज़नीरा थी हमारे पास, और आज हम कर रहे हैं CMT के MCQs पहले। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ो और प्लीज़ एक बार सॉल्व करके देखो। The RMS value of an alternating current waveform is defined as the value of constant current that would dissipate the same amount of power in a resistive load as the alternating current। यहाँ तक तो I believe कि ये पूरा MCQ ही फजूल है, ठीक है। अब सेकेंड हमारे पास जो स्टेटमेंट आती है वो बोलती है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द RMS वैल्यू ऑफ अ हाफ साइन वेव। और मेरे साथ CMT में क्या हुआ कि मैंने ये हाफ साइन वेव पढ़ी नहीं, मैंने बस इतना देखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द RMS वैल्यू, विच लेड मी टू द रॉन्ग आंसर। और अभी देखते हैं आप लोग क्या करते हो। डी ओके ओके, तो डी है। चलो अब सॉल्व करें हम इसको। हमें बोला है कि हाफ साइन वेव का हमें फाइंड करना है RMS वैल्यू का फॉर्मूला। अभी देखो, अगर मैं फुल साइन वेव की बात करूं तो फुल साइन वेव में हमने RMS वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला पढ़ा था विच इज़ आई मैक्स, ठीक है, अपॉन √2 था। अब इसमें क्या है, इसमें हाफ साइन वेव है तो आप लोग ऑफ कोर्स टाइम का भी फैक्टर लोगे इसके अंदर। तो हमें पता है हाफ साइन वेव के अंदर टाइम कितना होता है, T/2t कर देंगे, मतलब T पूरा का पूरा टाइम है और उसको हाफ कर देंगे तो 2t कर देंगे। T से T कैंसिल हो गया, ठीक है। आई मैक्स √2 जब मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, सिर्फ 2 आएगा, क्योंकि √2 ये हमारे पास 2 टाइम आ गया, तो आप एक बार इसको बाहर निकाल सकते हो डेफिनेटली। तो ये 2 हमारे पास बाहर आ गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास ये है आई मैक्स अपॉन 2 विच इज़ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और सर ने इसकी की में भी गलत दिया, सर ने की में दिया था 21 मैक्स, सॉरी 21 नहीं, 2I मैक्स अपॉन पाई विच इज़ रॉन्ग। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, आई मैक्स अपॉन 2 होगा फॉर द हाफ साइन वेव। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर अ पीरियोडिक स्क्वायर वेव विथ पीक वैल्यू आई मैक्स द RMS वैल्यू ऑफ द करंट इज। RMS वैल्यू क्या होगी जब हमारे पास पीक वैल्यू दी हुई है आई मैक्स करके। डेफिनेटली मैंने भी ए किया, लेकिन सर मान रहे ही नहीं थे। सर ने बोला यहाँ पर मैंने लिखा है वैल्यू, फॉर्मूला नहीं, वैल्यू। तो वैल्यू अगर ऑफ कोर्स आई मैक्स है, मतलब आई ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम है, अगर आई मैक्सिमम है तो मैं 8 ले सकती हूँ उसको 8। तो अगर मैंने 8 ली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, तो अगर मैं √2 मतलब इसका वो जो RMS वैल्यू निकालूंगी तो क्या आएगा, 1.41 से डिवाइड करूँगी तो कुछ अराउंड जाके क्या मिलेगा मुझे, 8 पॉइंट समथिंग मिलेगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं करंट को थोड़ा कम ले लूँ, करंट को मैं 7 ले लेती हूँ और ये √2 से डिवाइड करूँगी तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, 7 पॉइंट समथिंग मिलेगा। तो सर की लॉजिक ये थी कि अगर RMS वैल्यू ज़्यादा है तो डेफिनेटली हमारे पास सॉरी अगर मैक्सिमम वैल्यू मतलब पीक वैल्यू ज़्यादा है तो हमें RMS वैल्यू भी ज़्यादा मिलेगी। तो आई मैक्स इज़ इक्वल टू RMS, सर का ये आंसर था जो मेरे हिसाब से कहीं भी सेंस नहीं बना रहा था, एंड ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। अब आप लोग भी बोल रहे हो MCQ CMT के हैं जी, ये MCQ CMT के हैं। मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली ए इज़ द राइट आंसर, लेकिन सर के हिसाब से बी इज़ द राइट आंसर, जो कि कुछ कह नहीं सकते। तो क्वेश्चन नंबर 3, द RMS वैल्यू ऑफ द साइनोसॉडियल वेव इज़ 15 वोल्ट। RMS वैल्यू 15 वोल्ट दे दी है। I have a question, Priyanka, from 92 से ही जी, अगर if we consider option number B, RMS अगर equal कर देता है IMAX के, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि RMS is always 70% of the current, चाहे वो मैक्सिमम या जो भी वैल्यू रखता हो। दिस इज़ वॉट आई आज सर, लेकिन सर मानने के लिए तैयार नहीं थे। सर ने बोला कि वैल्यू बोला है मैंने, तो अगर आई RMS ज़्यादा है तो वो करंट मैक्स पर ही हमें मिलेगा।
ओके, बट इट डजंट मेक सेंस क्योंकि या यू राइट कि ऐसा नहीं हो सकता। 70% होती है हमेशा में आरएमएस, कमी होती है करंट से, तो मैं पीक वैल्यू से। एब्सोल्युटली इट डजंट मेक सेंस। यहाँ पर भी सर का ऑप्शन बी था, लेकिन बी कहीं से इस क्वेश्चन नंबर 1 को जस्टिफाई नहीं करता, बट ऑप्शन सी डस। तो सर का ये वाला भी की में रॉन्ग था। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 पर जाते हैं। द आरएमएस वैल्यू ऑफ द साइनोसॉइडल वेव, जो कि हमें 15 वोल्ट दी हुई है, व्हाट इज़ द पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। पीक वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आप लोग फॉर्मूला यूज़ करो। मेरा ए इज़ द राइट आंसर। कैसे हुआ ये? देखो 15 हमारे पास आरएमएस वैल्यू दी हुई है, और आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है भाई? आरएमएस को फाइंड करने के लिए वी मैक्स कर देंगे अपॉन √2, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.4141। ठीक है, तो आरएमएस की वैल्यू हमें दी हुई है, क्या दी हुई है आरएमएस की वैल्यू? 15 वोल्ट। 15। तो 15 √2 वहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ के मल्टीप्लाई करेगा, और यहाँ पर हमारे पास आएगी वी मैक्स की वैल्यू। कैलकुलेटर में डाल के पुट करोगे, बिल्कुल यही आंसर मिल रहा होगा, 21.21। ठीक है, अच्छा, इफ वी आर नॉट अलाउड टू यूज कैलकुलेटर तो उस केस के अंदर हम लोग किस तरीके से तो इस 15 तरह का हम कैसे करेंगे? 15 इंटू, देखो √2 की वैल्यू, इट इज़ रिकमेंडेड कि आप √2, √3 और √5 की वैल्यू तो याद कर लो। ठीक है, तो √2 की वैल्यू होती है 1.4141। आप 41 तक ले लो, आपके पास आंसर आपको लेना है। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। किसको मल्टीप्लाई करवाना है? इसको 15 से। ठीक है, अभी मैं पॉइंट नहीं लगा रही, डेसिमल नहीं लगा रही। दिस इज़ द गुड वे टू सॉल्व और मल्टीप्लाई द टू नंबर्स विच आर इन द डेसिमल। तो अभी डेसिमल मत लगाओ आप। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 2 ऊपर, 5 1 ज़ा 5 और 7 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई बिल्कुल सिंपल, अभी हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, और 1 4 1 हो गया। इसको अब हम जब करेंगे तो 5 1 7 और 4 कितने होते हैं? 11 होता है। 1 इधर 1 इधर, 21। अब देखो डेसिमल कहाँ था हमारे पास? डेसिमल हमारे पास यहाँ पर था, मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर भी आपके डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए। तो ये लो, डेसिमल हमने लगा लिया, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आ गए ना। तो 21.15 आंसर में देखते हैं, जो हमारा आंसर आया था 21.21। तो 25 और 21 आर अप्रॉक्सीमेटली एक ही दूसरे के बराबर है ना, 21.25 या 21.21। क्लियर है कि अगर कैलकुलेटर अलाउड ना हो तो कैसे करेंगे? यस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। इन अ फेजर डायग्राम ऑफ एन RLC सीरीज सर्किट, इफ द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 45, देन वो क्या होगा? सर्किट इंडक्टिव होगा प्योरली, सर्किट पूरा का पूरा कैपेसिटिव होगा, सर्किट पूरा का पूरा रेजोनेंस के ऊपर होगा, या इम्पिडेंस हमारे पास पूरी रेजिस्टिव होगी? यहाँ पर है इसका हाफ ऑप्शन, द इम्पिडेंस इज प्योरली रेजिस्टिव। ऑप्शन नंबर सी, द सर्किट इज एट रेजोनेंस। देखते हैं, अब हम सॉल्व करते हैं इसको। इन अ फेजर डायग्राम, रेजोनेंस नहीं होगा। जी, वेट प्लीज। बी आएगा। बी, सर्किट इज कैपेसिटर। देखते हैं, आर यू डन? करें सॉल्व। या इट वुड बी कैपेसिटिव। कैपेसिटिव ही होगा, और इसका राइट आंसर भी हमारे पास कैपेसिटिव ही है। एक मिनट कर लेते पहले तो। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं ना। फेजर डायग्राम, हमारे पास जो RLC सीरीज सर्किट है उसमें करंट लीड कर रहा है हमारे पास कितने से भाई? 45 डिग्री से।
तो अगर करंट 45 डिग्री से लीड कर रहा है, आप लोग आरएलसी की दोबारा पूरी डायग्राम बनाओ। हम अब डायग्राम बना के पूरा दोबारा से चेक नहीं करेंगे डेफिनेटली। तो अगर आप बनाओ तो अगर हमारे पास क्या वोल्टेज लीड कर रहा है बाय 45 डिग्री, 45 डिग्री से वोल्टेज लीड कर रहा है, और इंडक्टर में हमारे पास क्या होता है, करंट लैग करता है, तो ये करंट की डायग्राम बना ली। दोबारा से रेजिस्टर में दोनों इसी पोजीशन पर होते हैं, ठीक है, ये भी हमने बना लिया। और फिर कैपेसिटर में क्या होता है, करंट लीड कर रहा होता है, ठीक है, आप उसको भी ऊपर ही बना लो। तो जब आप निकालोगे, एक तो ये सीरीज़ में है तो आपको करंट को सेम डायरेक्शन में रखना होगा। जब आप निकालोगे तो ये जो हमारे पास पूरा का पूरा सर्किट बनेगा ना, ये कैपेसिटिव ही बनेगा वैसे, बिकॉज वोल्टेज लीड कर रहा है। चलो, क्वेश्चन नंबर 5, द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर एंड इंडक्टर इन सीरीज is represented by a phasor at an angle of 60 degree. What is the phase difference between the current and the voltage across the inductor? इसमें भी मैंने आपको बताया था, सर मान रही नहीं थे मेरा वाला आंसर, लेकिन हम तो मेरे वाले आंसर के साथ ही जाएंगे। It would be 30 and 30 is the right answer, लेकिन जो सर की थी उसके हिसाब से 90 था, विच आई डोंट बिलीव, एक्चुअली 90 हो भी नहीं सकता, क्योंकि आप लोग देखें द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर एंड इंडक्टर, आरएल सर्किट की बात हो रही है, आरएल सर्किट की बात हो रही है, तो जिसमें हमारे पास लीड कर रहा है क्या, फेज़र जो है वो 60 डिग्री पर है बाय अ फेज़र, जो हमारे पास करंट और वोल्टेज के बीच में। अब पहले तो आपको मालूम करना चाहिए कि आरएल में लीड कौन करता है, वोल्टेज और करंट, वोल्टेज, और वोल्टेज हमारे पास लीड कर रहा है विद 60 डिग्री, ठीक है, तो कितने से वो लैग करेगा, इन दोनों के बीच में फेज़र डिफरेंस कितना होगा, 30 डिग्री का होगा। जैसे कि हमने बोला अभी अभी वोल्टेज लीड कर रहा है, एक मिनट, ये रहा हमारे पास वोल्टेज, वो 60 डिग्री से लीड कर रहा है, और ये रही हमारी करंट, ये रहा हमारा वोल्टेज। तो ऑफ कोर्स अब यहाँ पर हमारे पास फेज़र डिफरेंस कितना आया, 90 माइनस 60, पूरा का पूरा 90 डिग्री का होता है। अगर वो 60 डिग्री से लीड कर रहा है तो बचा कितना, 30 डिग्री, तो फेज़र डिफरेंस हमारे पास 30 डिग्री आना चाहिए, ना कि 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द फेज डिफरेंस, आई हैव अ पॉइंट के आरएल के अंदर 90 नहीं होता, लेस देन 90 होता है। वैसे भी अगर कॉन्सेप्ट को उठाए ना तो 90 विल नॉट बी एन आंसर, इट वोंट बी, इट मस्ट बी लेस देन 90। लेकिन आप 90 माइनस 60 करके 30 निकालेंगे तो वो भी तो नहीं हो सकता, क्योंकि वी नो के थीटा कभी 90 नहीं होगा आरएल के अंदर, तो थीटा ओवरऑल भी आपके पास, यानी कि टोटल थीटा हमारे पास लेस देन 90 होगा। ठीक है, लेस देन 90 भी होगा, अगर ये भी मान लें तो 60 ये हो गया, तो 60 तो फेस डिफरेंस हो ही नहीं सकता ना, 120 थोड़ी ना है ओवरऑल, और 120 भी नहीं हो सकता, डज इट मेक सेंस, 120 भी नहीं हो सकता, 60 भी नहीं हो सकता, और 90 तो डेफिनेटली नहीं हो सकता, विच लेफ्ट अस विथ ओनली एन ऑप्शन जो कि 30 डिग्री है। Yes. Question number 96, if the phase difference between the voltage and the current in purely resistive AC circuit is zero, जो कि हमें पता है फेज डिफरेंस जीरो होता है, दोनों के दोनों इन फेज होते हैं, द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज, पावर फैक्टर क्या होगा, आपको पावर का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, विच इज वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस थीटा, ये हमारे पास होती है पावर को फाइंड करने का फॉर्मूला। जी
1 गुड, क्योंकि हमें पता है जो रेजिस्टिव सर्किट है उसमें करंट और वोल्टेज के बीच में क्या होता है, 0 डिग्री बनता है, बिकॉज बोथ आर इन फेस, दोनों को एक ही एक्सिस पर बनाते हैं, तो 0 डिग्री होता है, तो cos 0 किसके इक्वल होता है, 1 के, तो ये जो फैक्टर हमारे पास पावर हुआ वो 1 के इक्वल हुआ। बट यहाँ पे cos थीटा जो है वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए तो फॉर्मूला नहीं होता, ये कैपेसिटिव इंडक्टिव सर्किट के लिए होता है। रेजिस्टिव के लिए P इक्वल टू IV ही होता है। IV ही बोल होता है, ये आप बोल रहे हो? Yes, ये जो नहीं होता when talking about resistive circuit। देखो पावर का ये हमारे पास जो होता है ना फॉर्मूला, ये हमारे पास फाइंड करने को होता है फॉर एवरी अल्टरनेटिंग सर्किट, उसमें अगर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला पावर का। इट डजेंट मैटर अगर रेजिस्टिव है, इंडक्टिव है या कैपेसिटिव है, इट डजेंट मैटर, पावर का होगा इफ इट इज अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट किया है, क्योंकि हमारे पास फिर वो इट मैटर्स क्योंकि रेजिस्टिव के अंदर आपके पास पावर लॉस होता है 1 और उसके अंदर नहीं होता। इंडक्टिव और कैपेसिटिव के अंदर पावर लॉस, रियल पावर लॉस जो है वो 0 होता है। तो क्यों होता है वो 0 भी, क्योंकि वहाँ पर 90 डिग्री बनता है फेस डिफरेंस, 90 डिग्री आता है, तो cos 90 वैसे ही 0 के इक्वल हो जाता है, एक ये भी इसका रीजन है। Yeah, well, still answer is 1. Question number 7. In an AC circuit with a resistor, the phase difference between the current and voltage. Very simple. In phase. In phase. ऊपर इन लोगों ने In बताया phase. हुआ था 0 डिग्री है प्योरली रेजिस्टिव के अंदर, तो यहाँ पर भी प्योर रेजिस्टिव की बात की गई है, तो 0 डिग्री इन फेज। अब हम करते हैं इसके आगे MCQs। मैंने कहाँ पर रखे हैं, चलो क्वेश्चन है हमारे पास, AC सर्किट विद अ कैपेसिटर, द इम्पिडेंस इज प्योरली रेजिस्टिव। एक AC सर्किट है जिसके पास इम्पिडेंस प्योरली रेजिस्टिव है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंट्स द इम्पिडेंस ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर की इम्पिडेंस कैसे फाइंड करते हैं? B इज द राइट आंसर, क्योंकि हमें पता है ये जो इम्पिडेंस होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ओमेगा C के, जब हम कैपेसिटर की बात कर रहे होते हैं, और इंडक्टर में हमारे पास इम्पिडेंस होती है वो ओमेगा L के इक्वल होती है, और कैपेसिटर के लिए 1 अपॉन ओमेगा C होती है, जो हमें 1 अपॉन 2 पाई FC भी देती है, और ये 2 पाई FL। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे, द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ एन AC सिग्नल इज डबल्ड, द इंडक्टिव रिएक्टेंस XL विल बी increase by a factor of 4, double, half, remain unchanged। आपको मालूम होना चाहिए फ्रिक्वेंसी और जो हमारे पास रिएक्टेंस है उसके बीच में रिलेशन क्या होता है। अभी अभी मैंने यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखा है, डबल 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 इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर एक ऑप्शन भी था A, जिसको बोला हुआ था इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4। डेफिनेटली इंक्रीज बाय द फैक्टर होगा, 4 से इंक्रीज होगा, लेकिन 2 उसका पहला का ही फॉर्मूले का था। यहाँ पर हम बात करें अगर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हुई है तो वो डबल हो जाएगा, 4 के फैक्टर से नहीं होगा, वो 2 उसका खुद का फॉर्मूले का है, तो डबल इज द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन में बोला है फॉर अ सीरीज RLC सर्किट एट रेजोनेंस, रेजोनेंस मतलब आपको पता होना चाहिए XC इज इक्वल टू XL, the reactance of the inductor XL and the capacitor XC क्या होगा? Equal in magnitude, opposite in sign, equal in magnitude and same sign, zero in phase with each other। in phase Okay, नहीं, opposite in sign and equal in magnitude। A is the right answer। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और अपोजिट साइन होगा, इस वजह से तो कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, तो equal in magnitude and opposite in sign। Question number 101, which is 11. The phase angle between the total voltage and the total current in RL circuit। A। अब ये पूरे फॉर्मूले से हम ड्राइव कर चुके थे, राइट, जब हम पूरा पढ़ रहे थे
हमने पूरा एक एक फॉर्मूला ड्राइव किया था. In the series RLC circuit, the impedance is given by. Series RLC circuit में impedance कैसे दी जाती है? C is the right answer. और यहाँ पर आप मुझे बता सकते हो कि XL बड़ा है XC बड़ा है? क्या बड़ा है? XL बड़ा है XC के, इस वजह से तो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, फिर हमें क्वेश्चन 13 बोला है. इन अ पैरेलल RLC सर्किट, इफ द इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इक्वल्स द कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट विल बी मिनिमम, इन्फिनिट, इक्वल टू रेजिस्टेंस और जीरो. इक्वल टू रेजिस्टेंस. ओके. C इक्वल टू रेजिस्टेंस. सर के आंसर में भी इसका डेफिनेटली इक्वल टू रेजिस्टेंस था, लेकिन इसमें के अंदर दो ऑप्शंस थे जो सही थे बिल्कुल. देखो, इम्पिडेंस ओवरऑल इसकी मिनिमम भी हो जाएगी अगर आप देखो तो. XL और XC बराबर हो जाएगा, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे. जो ओवरऑल हमारे पास इम्पिडेंस आएगी वो सिर्फ R की इक्वल होगी, विच इज़ इक्वल टू रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस कम हो गई और करंट हमारे पास मैक्सिमम फ्लो होगा. तो इम्पिडेंस ओवरऑल तो मिनिमम हो गई ना. तो मिनिमम और इक्वल टू रिएक्टेंस बोथ आंसर है. तो सर ने इस वजह से इसका जो वो है ग्रेस कर दिया था, सिंस यहाँ पर बोथ A एंड C नहीं था. आई होप इट मेक सेंस. आपके हिसाब से इक्वल टू रेजिस्टेंस था, मेरे हिसाब से दोनों था, और फिर मैंने सर को जस्टिफाई भी किया तो सर ने माना और इस वजह से ग्रेस कर दिया. क्वेश्चन नंबर 14. फॉर अ पैरेलल RL सर्किट, RL पैरेलल सर्किट की बात हो रही है. द टोटल इम्पिडेंसेस, टोटल इम्पिडेंस A बिल्कुल सही है. टोटल इम्पिडेंस हमारे पास होगी √R² प्लस XL². लेकिन पैरेलल है, यहाँ पर भी इसका ऑप्शन सही नहीं था. अगर देखो तो यहाँ पर 1/R² होना चाहिए था, 1/XL² होना चाहिए था. जो मैंने सर को बात की उसी टाइम जब मैं CMT करी थी, सर ने बोला ये A ही करो आंसर, मैं सही कर दूंगा. क्वेश्चन नंबर 5. इन अ पैरेलल RC सर्किट, पैरेलल RC सर्किट है. इफ द इम्पिडेंस इज प्योरली रेजिस्टिव, द फेज एंगल इज. इन एन RLC सीरीज सर्किट द इम्पिडेंस, कौन सा हम कर रहे थे अभी? हाँ, इन अ पैरेलल RC सर्किट द इम्पिडेंस इज प्योरली रेजिस्टिव. डन करें. और इसका सही आंसर भी 90 था हमारे पास, क्योंकि RC सर्किट है. आपको मालूम होना चाहिए करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल कितना बनता है. तो हमें पास 90 डिग्री बनता है, सिंस RC में हमारे पास करंट लीड्स विथ 90. ठीक है, तो यहाँ पर फेज एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा. यहाँ पर तो आप इस स्टेटमेंट को छोड़ ही दो, इम्पिडेंस इज प्योरली रेजिस्टिव, कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया. Question number 16. The capacitive reactance XC decreases when frequency increases, frequency decreases, capacitance decreases और resistance increases. आपको पता होना चाहिए कि क्या रिलेशन होता है. XC हमें पता है क्या होता है, 1/ओमेगा C, मतलब 1/2π FC के बराबर होता है. तो डेफिनेटली अगर हमारे पास कैपेसिटेंस को क्या किया है, डिक्रीज़ किया है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ की जाएगी. क्वेश्चन नंबर 17. द इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज गिवन फ्रीक्वेंसी इज एट अ गिवन फ्रीक्वेंसी, सॉरी,
Inversely proportional to frequency, directly proportional, independent of frequency, zero at high frequencies. B. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पर एक्सएल हमें पता है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एक्सएल इज इक्वल टू 2π सॉरी। तो ये फ्रीक्वेंसी और एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर अ सीरीज एलसी सर्किट विथ अ रेजोनेंस अकरिंग एट W ओमेगा, तो टोटल इम्पिडेंस एट द रेजोनेंसेस, टोटल जी बिल्कुल सही है, ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, वहाँ पर दो ऑप्शंस दिए हुए थे कि इक्वल टू रेजिस्टेंस आएगा और मिनिमम भी साथ में था, तो दोनों ऑप्शन सही थे हमारे, और यहाँ पर सिर्फ मिनिमम में तो मिनिमम कर दिया। क्वेश्चन नंबर 19, इन एन RLC सीरीज सर्किट द इम्पिडेंस एट रेजोनेंसेस, बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब बिल्कुल ये और ये बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ पर बस मिनिमम डाला हुआ है, यहाँ पर इक्वल टू रेजिस्टेंस डाला हुआ है, और ऊपर वाले में मिनिमम और इक्वल टू रेजिस्टेंस दोनों डाला हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, द इम्पिडेंस ऑफ अ पैरेलल RLC सर्किट एट रेजोनेंसेस, ए इज द करेक्ट आंसर, बल्कि 1/R के इक्वल होता है अगर आपको मालूम हो पैरेलल के अंदर, लेकिन ये भी मैंने सर से पूछा था कि 1/R नहीं है, तो सर ने बोला था नहीं नहीं यही कर दो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21, द पावर फैक्टर ऑफ अ सर्किट इज रिलेटेड टू द फेज एंगल बाय द इक्वेशन, कॉस थीटा से, साइन थीटा से, टेन थीटा से या सेक थीटा से? कॉस थीटा, हमने फॉर्मूला पढ़ा है IRMS VRMS इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से वेरी करता है। क्वेश्चन नंबर 22, द एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय एन AC सर्किट इज गिवन बाय, ये देखो फॉर्मूला आ गया, if the voltage is in phase with the current, what is the power factor? अगर वोल्टेज और करंट दोनों इन फेज हैं, मतलब 0 डिग्री बना रहे हैं, तो पावर फैक्टर क्या होगा? 1, क्योंकि cos 0 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है, तो 1 के इक्वल हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, फॉर अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट द एवरेज पावर डिसिपेटेड इज, प्योरली इंडक्टिव है, और इंडक्टर में आपको मालूम होना चाहिए वोल्टेज लीड करता है विद 90, नॉट ऑफ कोर्स विद 90 डिग्री बट लेस देन 90, नहीं प्योरली इंडक्टिव है तो 90 से ही लीड करेगा। एवरेज पावर क्या होगी? 0, नेगेटिव, इक्वल टू, अप्लाइड पावर या मैक्सिमम? 0। कहाँ है हमारे पास क्वेश्चन, कौन सा कर रहे थे? जी बिल्कुल 0 ही होगा, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है तो cos 90 0 के इक्वल हो जाएगा, तो पावर फैक्टर इज 0 डेफिनेटली। क्वेश्चन नंबर 114, द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी फॉर अ सीरीज RLC सर्किट इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला मैंने ड्राइव भी करवाया था आपको क्लास में। ए है इसका आंसर, F0 इज इक्वल टू 1/2π √LC। क्वेश्चन नंबर 15, मतलब 25, फॉर अ पैरेलल RC सर्किट एट रेजोनेंस द इम्पिडेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, मिनिमम, इन्फिनिट, मैक्सिमम, ऊपर वाला सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बोथ A B, सॉरी। अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ये बुक की रीडिंग थी तो दिस आई डिडंट टीच यू, लेकिन बुक आपको डेफिनेटली पढ़नी थी। तो अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, द मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड टू द लोड व्हेन द लोड इम्पिडेंस इज, नहीं प्योरली इंडक्टिव नहीं होगा,
दोबारा से पढ़ो क्वेश्चन को. अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम पावर थ्योरम, मैक्सिमम ट्रांसफर पावर थ्योरम, द मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड, मैक्सिमम पावर डिलीवर की गई है टू द लोड, लोड को की गई है, मतलब आर को की गई है, रेजिस्टर को की गई है. व्हेन द लोड इम्पिडेंसेस, लोड की इम्पिडेंस क्या होगी? बी इज इक्वल टू द सोर्स इम्पिडेंस. जब सोर्स इम्पिडेंस हमारे पास इक्वल हो जाएगी लोड की इम्पिडेंस से, तो हमारे पास मैक्सिमम पावर का फैक्टर आएगा. ये बुक की लाइन है, ये इसमें कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं था वैसे. दिस इज अ बुक लाइन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17 दोबारा ये बुक की लाइन उठा के दी थी सर ने. मेटल डिटेक्टर्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ, एम्पेयर्स लॉ, लेंस लॉ, मैक्सवेल इक्वेशन. लेंस लॉ. नहीं, फैराडेज लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन. क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करवा के मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, ईएमएफ इंड्यूस होती है, उसकी वजह से करंट फ्लो करता है जब हम मेटल डिटेक्टर्स को यूज़ करते हैं. तो ये फैराडे लॉ ऑफ प्रिंसिपल के ही ऊपर काम करता है. द ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ मेटल डिटेक्टर इंटरैक्ट्स विद द मेटल ऑब्जेक्ट एंड प्रोड्यूसेस व्हाट? जी, इसका करेक्ट आंसर है ए. और प्रिंसी ये मेरे सारे सही हुए हैं. पढ़ के गई थी. नहीं नहीं नहीं, मैंने बुक नहीं पढ़ी थी. आई डिडंट रीड बुक, मैंने बस कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए थे. ये मेरे पता नहीं कैसे सही हुए सारे, बल्कि फिर मैंने बुक को खोल के देखा और बुक की लाइंस थी ये. The oscillating magnetic field produced by a metal detector interacts with the metal object and produces, ये सेकेंडरी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है. अगर आप इंडक्टर का केस आपको याद हो कि वो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, अपने सोर्स चार्ज को अपोज करेगा, तो यहाँ पर भी सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास प्रोड्यूस होती है. क्वेश्चन नंबर 19. इन अ सीरीज आरएलसी सर्किट विद a source frequency just slightly above the resonance frequency, मतलब ये जो एफ फ्रिक्वेंसी है जिसको हम एफ नॉट बोल रहे हैं, ये सोर्स फ्रिक्वेंसी है, वो ज़्यादा है, अबव है किससे? रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से. तो द इम्पिडेंस इज डोमिनेटेड बाय, ये तो चलो कॉन्सेप्ट ही है. इम्पिडेंस किससे डोमिनेट किया जाएगा? ए से कैसे? आई एम गिविंग यू टाइम, दोबारा से इस क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा सोचो. एफ फ्रिक्वेंसी सोर्स की ज़्यादा है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के. रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कब होती है? व्हेन एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी. ठीक है. और यहाँ पर एफ नॉट ज़्यादा है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ? एफ सी ज़्यादा है या एक्स एल ज़्यादा है? एक्स सी कैसे ज़्यादा है? फ्रिक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स सी. 1/2 पाई एफ सी होता है ना, तो एक्स एल ज़्यादा है क्योंकि एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो ये क्या हो गया? द इंडक्टिव रिएक्टेंस होगी, क्योंकि ये ज़्यादा है एफ नॉट, तो मतलब एक्स एल ज़्यादा है, विच मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस होगी. Question number last, which is 30. In a metal detector, the induced secondary current in the metal object generates a signal that is detected by a receiver coil. The response of this signal is dependent on the material's electricity conductivity, the size of the metal object, the distance of the metal object from the detector, all of the above. All of the above is the right answer, क्योंकि इन सब पर डिपेंड करता है हमारे पास. तो यहाँ पर हमारे CMT के क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट. मैंने किप्स के क्वेश्चंस भी निकाल रखे थे, लेकिन वी डोंट हैव टाइम, तो ये मैं आपको होमवर्क में दूंगी. यू गाइस नीड टू डू इट.